तो एग्ज़ाम के जो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें जो नए पैटर्न्स हैं उनको देखते हुए वो सारे क्वेश्चंस कवर किए जाने हैं। जैसे आजकल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के टोन पूछे जाते हैं, है ना, कि स्टाइल पूछा जाता है, तो उस तरह के क्वेश्चंस, है ना, कि सब कुछ कवर हो जाए। तो आइए लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखूंगा और आप जो है बताइएगा कि क्या एरर है। द होल मिल्क हैज गॉन बैड ड्यू टू hot weather. He advised to paint the wall in white. एरर देखना है आपको, एरर के सवाल देखने हैं। None of us have completed their tasks yet. Why sit when one can lie down? इलाहाबाद में कोचिंग है। तो देखिए जी, हमने आपके सामने सवाल लिख दिए हैं एंड आई एक्सपेक्ट यू टू राइट द करेक्ट आंसर। द होल मिल्क हैज़ गॉन बैड। देखिए, द होल भी डिटर्मिनर है, ऑल भी डिटर्मिनर है। मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ द होल नहीं होता। द होल डिटर्मिनर का यूज सिर्फ काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ होता है। ऑल मिल्क हैज़ गॉन बैड, और इसमें द लगाना जरूरी है। ऑल द मिल्क, वो सारा दूध हैज़ गॉन बैड, खराब हो गया है ड्यू टू हॉट वेदर, गर्म मौसम के वजह से। ही एडवाइज्ड टू पेंट द वॉल इन वाइट, उसने सलाह दिया कि दीवार को वाइट कलर से रंग दिया जाए। देखिए, एडवाइस के साथ एडवाइस का यूसेज जान लीजिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो वर्ब का एनजी फॉर्म आएगा। ही एडवाइज्ड पेंटिंग द वॉल इन वाइट, उन्होंने सलाह दिया कि दीवार को वाइट कलर से पेंट कर दिया। लेकिन अगर एडवाइस के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता, जैसे ही एडवाइज्ड मी, तब होता टू पेंट। ही एडवाइज्ड मी टू पेंट द वॉल इन वाइट, है ना। He advised me to paint the wall in white. None of us have completed. देखिए, none of us, हम में से कोई नहीं, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है नाउन फ्रेज। इस नाउन फ्रेज का मेन वर्ड है none, which is a singular word. तो none of us has, हम में से कोई नहीं has completed, complete किया है, their नहीं, our tasks, अपने कामों को yet, अभी। देखिए, none of us है तो our tasks अपना के लिए, none of them होता तो उनमें से कोई नहीं अपना काम किया है तो their tasks। आप में से कोई अपना काम नहीं किया है तो none of you has done your tasks। तो डिपेंड्स कि यहाँ क्या आ रहा है, us है इसलिए अपने के लिए आ रहा है। Why sit when one can lie down? क्यों बैठें जब, क्यों बैठना when one, जब कोई व्यक्ति can lie down, लेट सकता है। तो no error, इसमें कोई गलती नहीं है, इट्स करेक्ट। I had
no other choice but return home. All my eyes are all my eyes have developed vision, a visual impairment. या vision related conditions. No one of these bags belongs to her. Does it? Where was he when you went on to the stage? Alright, so I had no other choice but return home. अगर आपने एडवर्बियल चैप्टर पढ़ाया होगा, मैंने उसमें बताया होगा, नो अदर चॉइस, नो अदर ऑल्टरनेटिव. ऑल्टरनेटिव का मतलब भी चॉइस ही होता है. नो अदर ऑप्शन, नो अदर ऑप्शन, बट इसके बाद जो है वर्ब जो आता है टू रिटर्न, सिंपल इन्फिनिटिव लगता है. नो अदर चॉइस, नो अदर अल्टरनेटिव, नो अदर ऑप्शन के बाद नो अदर चॉइस बट टू रिटर्न, नो अदर अल्टरनेटिव बट टू रिटर्न, नो अदर ऑप्शन बट टू रिटर्न. तो नो अदर चॉइस, अल्टरनेटिव, ऑप्शन के बाद जो बट आता है उसके बाद सिंपल इन्फिनिटिव लगता है कि मेरे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं था सिवाय घर लौटने के. ऑल माई आइज हैव डेवलप्ड विजन रिलेटेड कंडीशंस. मेरी सभी आँखों में विकसित हो गया है, आ गया है विजन रिलेटेड, दृष्टि संबंधी बीमारियाँ. कंडीशन मतलब बीमारी होता है. तो ऑल माई आइज, ऑल का प्रयोग हमेशा तीन या तीन से ज़्यादा व्यक्ति वस्तु के लिए इस्तेमाल होता है. आँख तब किसी का दो ही होता है, तो ऑल माई आइज नहीं होगा, क्या होगा? बोथ माई आइज, जो मेरी दोनों आँखें हैं, हैव डेवलप्ड विजन रिलेटेड कंडीशंस. नो वन ऑफ दीज बैग्स, इन बैग्स में से कोई भी नहीं, बिलोंग्स टू हर, संबंध रखता है उससे, उसका है. डज इट, संबंध रखता है उससे. हमेशा याद रखना कि नॉन ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता, हमेशा नन ऑफ स्ट्रक्चर होता है, चाहे वो somebody के लिए हो या समथिंग के लिए हो, वस्तु व्यक्ति किसी के लिए भी हो, उसमें से कहना है उनमें से कोई नहीं, तो नो वन ऑफ नहीं बोलते, नन ऑफ, हमेशा नो वन ऑफ स्ट्रक्चर ही नहीं होता. तो नन ऑफ दिस बैग्स, इन बैग्स में से कोई भी नहीं, बिलोंग्स टू हर, उससे संबंध रखता है या उसका है. डज इट, रखता है संबंध, है उसका. वेयर वॉज ही, कहाँ था वह. व्हेन यू वेंट ऑन टू द स्टेज, जब तुम स्टेज पर गए. इसमें नो एरर है, कोई गलती नहीं है. She suggested me to start a coaching institute. Sentence improvement है. She suggested to me to start a coaching institute. She suggested
that I start a coaching institute. She suggested me that I should start a coaching institute. So which one is correct? Long after that incident, we met at a metro station. Never did I think what I might have to face. What you said to me, it is right. विनय वर्मा कह रहे हैं चैप्टर वाइज प्रैक्टिस होगा। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस मतलब नथिंग। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस का मतलब खुद को बेवकूफ़ बनाना। प्रैक्टिस जब चैप्टर वाइज होगा आपको पहले ही से मालूम होगा कि नाउन चैप्टर चल रहा है, तो उसमें सेंटेंस पढ़ के समझने की आवश्यकता क्या है? वो तो केवल आप नाउन शब्द देखोगे ना। ग्रामर की किताबों में मास्टर साहब लोग ये बेवकूफ़ बनाने का करते हैं काम। कभी भी प्रैक्टिस चैप्टर वाइज नहीं करनी है। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस का मतलब पहले से आपको मालूम है, पूरा सेंटेंस आप देखोगे समझोगे नहीं, आपको पहले से मालूम है इसी चीज़ को देखना है, तो उससे तो आप एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा, उतनी तैयारी नहीं हो पाएगी। हमेशा प्रैक्टिस कैसा होना चाहिए? चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करा दो आप, बस थोड़ा, है ना। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराने में बहुत टाइम नहीं लगता है, 3 दिन 4 दिन आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करा सकते हैं। बट मेनली प्रैक्टिस जो होनी चाहिए क्वेश्चंस की, वो मिसलेनियस टाइप होना चाहिए, जिसमें क्लू नहीं रहे कि हम किस तरह के क्वेश्चंस दे रहे हैं। आपको पढ़िए और बताइए कि कहाँ कहाँ गलत है, क्योंकि सारा इंग्लिश तो सीख ही चुके हैं आप, सारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, तो आपको बताना है, यू नो एवरीथिंग। तो जब पढ़ लिए हैं तो आप बताइए कि कहाँ क्या गड़बड़ है। प्रैक्टिस हमेशा मिसलेनियस होना चाहिए। शी सजेस्टेड, अब देखिए सजेस्ट क्रिया के बारे में। पहली बात तो सजेस्ट समबडी समथिंग नहीं होता है, सजेस्ट समथिंग टू समबडी होता है। सजेस्ट टू समबडी, सजेस्ट टू समबडी होता है, उसके बाद दैट क्लॉज आ सकता है ना। सजेस्ट के बाद इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर नहीं आता, सजेस्ट के बाद वर्ब का एनजी फॉर्म आ सकता है। वर्ब यूसेज, सजेस्ट का जब आप वर्ब यूसेज पढ़ेंगे कि सजेस्ट का इस्तेमाल कैसे होता है, तो पहली बात तो सजेस्ट मी यहीं गड़बड़ हो गया, इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर नहीं आएगा। सजेस्ट टू मी तो ठीक है, लेकिन ये इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर आ गया। ही सजेस्टेड दैट क्लॉज दैट आई स्टार्ट। अब देखिए बहुत सारे वर्ब्स हमने पढ़ाए हैं और एडजेक्टिव्स और नाउन्स, एक लिस्ट है वर्ब्स की, एडजेक्टिव्स की और नाउन्स की। किस तरह के वर्ब्स? जैसे सजेस्ट, एडवाइज, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, डिमांड, रिक्वायर, इंसिस्ट, ये वर्ब्स हैं जिनके बाद दैट क्लॉज जब आता है, उस दैट क्लॉज में जो वर्ब कंपोनेंट या फिनाइट वर्ब होता है, शुड प्लस इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर होता है या सिर्फ बेयर इन्फिनेटिव होता है। बेयर इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर होता है, उसमें एस, ईएस, आईएनजी, वाईएनजी, ईडी, वीडी,
या कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, सिर्फ बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म लगता है। वो एक स्पेशल वर्ब कंपोनेंट का फॉर्म होता है जिसे हम प्रेजेंट सब्जेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। तो आपने इन्फिनेटिव पढ़े हैं 6 फॉर्म, टू डू, टू बी डन, टू हैव बीन डन, टू बी डूइंग, टू हैव बीन डूइंग। तो ये जो 6 इन्फिनेटिव्स हैं, इसमें जो टू है इन्फिनेटिव मार्कर्स को हटा दीजिए, तो डू, बी डन, हैव बीन डन, बी डूइंग, हैव बीन डूइंग, ये बेयर इन्फिनेटिव के फॉर्म्स हो गए। आप जो मैंने वर्ब्स बताए या कुछ एडजेक्टिव्स हैं, इम्पेरेटिव, एसेंशियल, वाइटल, क्रूशल, या नाउन्स, डिमांड, रिक्वायरमेंट, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, उनके बाद जो दैट क्लॉज आए उसमें फिर से मैं बता रहा हूँ वर्ब कंपोनेंट के लिए शुड प्लस इन्फिनेटिव फॉर्म या सिर्फ बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म लगा सकते हैं। तो दैट्स करेक्ट कि शी सजेस्टेड दैट, उन्होंने ये सुझाव दिया कि आई स्टार्ट अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, कि मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करूँ। जो लोग मेरे स्टूडेंट्स नहीं हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि उन्हें इंग्लिश आती नहीं है नॉर्मली, मतलब वो उस तरह से रिगरसली कोर्स से गुजरे नहीं रहते हैं। जो ग्रामर रूल्स हैं, ये जो किताबों में लिखा गया है, वो मेरे के कोर्स का 2% है, बस 2%। तो अंग्रेज़ी जितनी है या जो कुछ जानना है उसका सिर्फ 2% आप जानते हैं। अगर आप कोई किताब ग्रामर की पढ़ते हैं, कोई मास्टर साहब से पढ़ते हैं, तो पूरा अंग्रेज़ी अगर कवर करना है तो उससे नहीं बात बनेगी। तो हो सकता है आपको सरप्राइजिंग लगे कुछ चीज़ कि ये क्या हो रहा है, मैं क्या बात कर रहा हूँ, बिकॉज यू डोंट नो दोज थिंग्स, उन चीज़ों को आप जानते नहीं हैं। तो धैर्य बना के रखिए, लंबा है, 50 लेक्चर्स चलने वाले हैं। तो 50 लेक्चर में क्या होगा कि ये चीज़ें बार बार आएंगी, क्योंकि हम ग्रामेटिकल, अंग्रेज़ी बहुत ज़्यादा है नहीं या ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उन सबको हम कवर करेंगे और हमारे पास इतना टाइम है कि हम एक एक कॉन्सेप्ट पे 3-3, 4-4, 5-5 बार क्वेश्चंस कर सकें। तो ये कॉन्सेप्ट दोबारा आएगा, सो यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। तो ऐसे बहुत सारे वर्ब हैं, बहुत सारे नाउन्स या एडजेक्टिव्स हैं जिनके बाद दैट क्लॉज आता है। उस दैट क्लॉज में किस तरह का वर्ब होगा, वर्ब कंपोनेंट किस प्रकार का होगा, उसकी मैं चर्चा कर रहा था। तो दिस इज़ करेक्ट। उन्होंने सुझाव दिया दैट आई स्टार्ट अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, कि मैं क्यों कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू करूँ। शी सजेस्टेड मी दैट। अब फिर देखिए, सजेस्ट समबडी होता नहीं है, तो यही आंसर होगा कि शी सजेस्टेड दैट आई स्टार्ट अ कोचिंग इंस्टीट्यूट। लॉन्ग आफ्टर दैट इंसिडेंट, उस घटना के बहुत बाद में, वी मेट, हम लोग मिले एट अ मेट्रो स्टेशन, एक मेट्रो स्टेशन पर। इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर। नेवर डिड आई थिंक, मैंने कभी नहीं सोचा, व्हाट आई माइट हैव टू फेस, कि मुझे क्या फेस करना पड़ सकता है आगे चलकर। देखिए क्या है, हमने पढ़ा है कि अगर नेगेटिव एडवर्बियल है, नो, नेवर, नॉर, नॉट, इनसे शुरू होने वाला, या लिटिल, हार्डली, सेल्दम, स्कार्सली, बेयरली, तो अगर नेगेटिव एडवर्बियल से सेंटेंस शुरू हो या क्लॉज शुरू हो तो इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन मतलब वर्ब पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में आता है। सो नेवर डिड आई थिंक, मैंने कभी नहीं सोचा, व्हाट आई माइट हैव टू फेस, उसके बारे में, आई नेवर डिड आई थिंक अबाउट, मैंने कभी नहीं सोचा अबाउट, इस बारे में कि व्हाट आई माइट हैव टू फेस, कि मुझे क्या फेस करना पड़ सकता है। थिंक अबाउट समथिंग होता है, थिंक अबाउट समथिंग, यहाँ जो सेंस है, जो अर्थ है, उसमें बताना पड़ेगा कि थिंक अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में सोचना। तो मैंने कभी नहीं सोचा अबाउट के बारे में, किसके बारे में, व्हाट आई माइट हैव टू फेस, जो मुझे फेस करना पड़ सकता था उसके बारे में। तो यहाँ पे यही एरर है। व्हाट यू सेड टू मी, जो आपने कहा मुझे, इट इज़ राइट, वो सही है। एक्चुअली ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, और यहाँ इट की ज़रूरत ही नहीं है, ये वर्ब है और ये कॉम्प्लीमेंट है। व्हाट यू सेड टू मी, और ये कॉमा नहीं रहना चाहिए। व्हाट यू सेड टू मी, जो आपने मुझे कहा, इज़ राइट, वो सही है। City after city was destroyed by that thunderstorm. People say that
she was a most intelligent politician. Many a book on this subject was written. Then she hid the bag in the night under the bed. She asked her husband where had he been for 3 hours. जो लोग प्रैक्टिस बैच एक बार पढ़ लिए हैं, दोबारा प्रैक्टिस बैच पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि कोई भी प्रैक्टिस बैच हो, क्वेश्चंस अलग हो सकते हैं, क्वेश्चंस तो मैं अपने से बनाता हूँ, अलग हो जाएंगे, लेकिन आखिर तक कवर तो वही ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स होने हैं जितने हैं। तो चाहे ये प्रैक्टिस बैच है या पहले कोई प्रैक्टिस बैच हो, उसमें कवर वही ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स होने वाले हैं जितने हैं। तो अगर एक बार आपने प्रैक्टिस बैच कर लिया है तो यू डोंट नीड टू बाय अनदर टाइम, ठीक है? और मैं एग्ज़ामों छोड़ चुका हूँ, तो एग्ज़ामों छोड़ चुका हूँ मैं, एग्ज़ाम फॉर ऐप मेरा वो है ना, तो बहुत पहले डिसीजन ले लिया गया है, आई हैव ऑलरेडी लेफ्ट इट। सिटी आफ्टर सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड। देखिए ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, सिटी आफ्टर सिटी, इसका मतलब होता है कई एक शहर। ध्यान ये देना है कि काउंटेबल सिंगुलर नाउन आफ्टर काउंटेबल सिंगुलर नाउन, बुक आफ्टर बुक, किताब दर किताब, बहुत सारी किताबें, शॉप आफ्टर शॉप, बहुत सारी शॉप्स, मतलब कई शॉप्स। तो अर्थ इस वैसे तो प्लूरल आता है, प्लूरल सेंस देता है, बट जो स्ट्रक्चर है उसके साथ सिंगुलर कंपैटिबल वर्ब भी लगाते हैं। सिटी आफ्टर सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड, शहर दर शहर डिस्ट्रॉय कर दिया गया, बाय दैट थंडरस्टॉर्म, उस बवंडर द्वारा। इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर। पीपल से दैट, लोग कहते हैं कि शी वॉज अ मोस्ट इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन। ए मोस्ट का मतलब होता है अ वेरी, तो ये करेक्ट है, इसमें भी नो एरर है। लोग कहते हैं दैट शी वॉज, वो थी, अ मोस्ट इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन, एक बहुत ही इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन। ए मोस्ट का मतलब अ वेरी होता है, मोस्ट का मतलब अ वेरी होता है, वेरी इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन। मेनी ए बुक ऑन दिस सब्जेक्ट वॉज रिटन देन। मेनी एक डिटर्मिनर होता है, इस डिटर्मिनर के बाद काउंटेबल सिंगुलर नाउन आना चाहिए, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है वो सिंगुलर होता है। तो मेनी ए बुक ऑन दिस सब्जेक्ट, इस किताब पर कई एक किताब, इस विषय पर, इस सब्जेक्ट पर कई एक किताब, मेनी ए बुक वॉज रिटन, लिखा गया, देन तब, इसमें भी कोई एरर नहीं है, नो एरर है। शी हिड द बैग इन द नाइट अंडर द बेड, उसने छुपा दिया बैग को, इन द नाइट, रात में, अंडर द बेड, बेड के नीचे। देखिए आपको मालूम है ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, इन द नाइट रात में एडवर्बियल है, अंडर द बेड के नीचे ये भी एडवर्बियल है, आपको मालूम है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, MPT, मैनर प्लेस टाइम, एडवर्बियल ऑफ मैनर पहले आता है, एडवर्बियल ऑफ प्लेस, एडवर्बियल ऑफ टाइम। मैनर मतलब किस ढंग से, ये बताने वाला एडवर्बियल पहले आएगा, फिर एडवर्बियल ऑफ प्लेस, कहाँ का जवाब देने वाला एडवर्बियल आएगा, फिर एडवर्बियल ऑफ टाइम
कहाँ कब का जवाब देने वाला। इसमें उल्टा हो गया, MPT प्लेस के बाद टाइम आना चाहिए, तो उल्टा हो गया, इसमें टाइम पहले आ गया, प्लेस बाद में आ गया, तो इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा, इसको उठा करके यहाँ लाना पड़ेगा, है ना। आपको लिखना पड़ेगा अंडर द बेड। बल्कि इसको काट ही देते हैं, होना चाहिए था अंडर द बेड इन द नाइट। शी हिड द बैग, उन्होंने बैग छुपा दिया अंडर द बेड, बेड के नीचे, इन द नाइट, रात में। शी आस्क्ड हर हस्बैंड, उसने पूछा अपने हस्बैंड से, वेयर हैड ही बीन, कहाँ वो थे, फॉर 3 days 3 hours, 3 घंटे से। एक बात ध्यान रखिए, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज में पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है, तो वेयर सब्जेक्ट आना चाहिए ही, तब आना चाहिए वर्ब, ही हैड बीन। तो शी आस्क्ड हर हस्बैंड, उसने अपने हस्बैंड से पूछा, वेयर शी हैड बीन, ही हैड बीन, कि वो कहाँ थे, फॉर 3 hours 3 घंटे से, तो इसमें गड़बड़ है ना। अभी मेंस में CGL Tier 2 का मेंस हुआ, इसमें एक पैसेज उसमें से लिया है हमने, जो नया पैटर्न है उस पर, जो पहली बार मेंस एग्ज़ाम हुआ उससे एक क्वेश्चन, एक कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो ज़रा इसको एक बार देखते हैं, है ना, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सो दैट यू हैव। ऋषि चंद कौशिक ने लिखा है द मोस्ट इंटेलिजेंट। देखो यहाँ अगर आप ये लिखोगे ना कि द मोस्ट इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन, तो उसका मतलब हो जाएगा सबसे तेज, सबसे इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन। लेकिन अगर आप ये लिखते हैं अ मोस्ट इंटेलिजेंट, अ मोस्ट एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है वेरी, तो इसका मतलब होता है वेरी इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन, तो इसमें कोई गलती नहीं है। पीपल से दैट शी वॉज अ मोस्ट इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन, इसमें कोई एरर, गलती नहीं है। अगर आप ये लिखना चाहते हैं कि शी वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन, उसका मतलब हो जाएगा वो सबसे तेज पॉलिटिशियन थी, उसका अलग सेंस हो जाएगा। तो आइए पहले पढ़ते हैं। कॉम्प्रिहेंशन यानी समझ। रीड द गिवन पैसेज, पढ़िए दिए हुए पैसेज को, है ना, एंड आंसर द क्वेश्चंस, आंसर करिए उन प्रश्नों को, दैट फॉलो, जो आते हैं, फॉलो मतलब के बाद आना। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, हर आदमी की दादी माँ की तरह, वॉज एन ओल्ड वूमेन, वो एक बूढ़ी महिला थी, दादी लोग तो बूढ़ी होती हैं। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड, शी हैड बीन वो रही थी, बूढ़ी, एंड रिंकल्ड चमड़ी सिकुड़ा हुआ, फॉर द 20 years 20 सालों से वो बूढ़ी थी, दैट आई हैड नोन हर, जिन 20 सालों में मैंने उन्हें जाना था, उन 20 सालों में बूढ़ी ही देखी। मतलब जो ऑथर है वो अपने दादी को क्या कह रहा है कि मेरी दादी माँ बूढ़ी थी, और आगे चल के कहता है कि शी हैड बीन ओल्ड, और वो बूढ़ी थी, रिंकल्ड थी, उनकी चमड़ी सिकुड़ गई थी। ऐसी 20 वो शी हैड बीन, वो थी बूढ़ी और सिकुड़ी हुई चमड़ी वाली, फॉर द 20 years, उन 20 सालों से, दैट आई हैड नोन हर, जिन 20 सालों के दौरान मैंने उन्हें जाना था। यानी मैं 20 साल से दादी माँ को अपने जानता हूँ, और वो 20 साल से ऐसी ही हैं, बूढ़ी ही हैं। पीपल सेड दैट, लोग कहते थे कि, शी वंस हैड बीन यंग, लोग कहते थे कि शी वंस, कि किसी समय, वंस मतलब किसी समय, शी हैड बीन वो रही थी, यंग एंड प्रिटी, जवान थी और सुंदर थी, एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, एंड हैड इवन हैड, और उनके पास एक हस्बैंड भी थे, उनके पति भी रह चुके थे, बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये चीज़ जो है बड़ा मुश्किल था विश्वास करना। माई, लोग ऐसा कहते थे, पीपल सेड, क्या कहते थे लोग, दैट शी वंस हैड बीन यंग, वो कभी जवान रह चुकी थी, एंड प्रिटी, सुंदर रह चुकी थी, एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और यहाँ तक कि एक पति भी थे उनके, बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये चीज़ बड़ा मुश्किल होता था बिलीव करना, विश्वास करना इन बातों पर। माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रे हंग, मेरे दादाजी का पोर्ट्रे, उनकी फोटोग्राफ हंग, लटकती थी,
अबव द मैंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में जो मैंटल पीस था, मैंटल पीस एक सजावट की वस्तु रहती है, सजावट का जगह होता है, उसके मैंटल पीस के ऊपर लटकता था उनका एक ड्राइंग रूम में, ड्राइंग रूम मतलब अतिथि गृह, जो अतिथि गृह था, ड्राइंग रूम था, उसके मैंटल पीस के ऊपर उनकी पोर्ट्रेट लटकती थी। ही वोर अ बिग टर्बन, वो पहने थे एक बड़ा सा पगड़ी, टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और ढीला ढाला कपड़ा। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उनके लंबे और सफ़ेद दाढ़ी, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। बेस्ट पार्ट का मतलब होता है कि उनका जो चेस्ट था, चेस्ट का ऊपरी हिस्सा, उसको बेस्ट पार्ट बोलते हैं, है ना। तो उनका जो लॉन्ग और वाइट बियर्ड था, कवर्ड, वो ढकता था द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनके चेस्ट या छाती का ऊपरी हिस्सा। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old, एंड ही लुक्ड, वो दिखते थे कम से कम 100 years old, 100 साल के। ये दादाजी ऐसे दिखते थे, फोटो जिनकी लगी थी। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, ही डिड नॉट लुक, वो नहीं दिखते थे, वो नहीं दिखते थे द सॉर्ट ऑफ पर्सन, उस प्रकार का व्यक्ति, हु वुड हैव अ वाइफ, वुड हैव जिसका होता पत्नी और चिल्ड्रन बच्चे, उस तरह के आदमी नहीं दिखते थे। ही लुक्ड एज इफ, और वो दिखते थे दादाजी, ही लुक्ड, वो दिखते थे एज इफ मानो ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, कि ही कुड ओनली हैव, कि उनको रह सकता था, हो सकता था ढेर सारे ग्रैंड चिल्ड्रन, नाती पोते ही रह सकते थे, क्योंकि वो इतने बूढ़े दिखते थे कि ये लगता ही नहीं था कि उनके पत्नी होगी या उनके बच्चे होंगे, केवल ऐसा लगता था उनके बच्चे ही बच्चे, मतलब नाती पोते ही होंगे। एज माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। एज माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, एज माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, मेरी दादी माँ बींग यंग एंड प्रिटी, कि वो नौजवान थी, सुंदर थी, जिस तरह से the thought was almost revolting, मेरी दादी माँ का जवान और सुंदर होना, ये विचार ही ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग था। रिवोल्टिंग का मतलब क्या होता है कि देखिए, रिवोल्टिंग का अर्थ घृणास्पद होता है ना। अब यहाँ रिवोल्टिंग अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि दादी माँ अगर यंग और प्रिटी हैं तो ये विचार घृणात्मक तो नहीं हो सकता है। रिवोल्टिंग, पर पता नहीं इसको क्यों घृणास्पद लग रहा है, ये बात सोचने वाली होगी। एज माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, जैसा कि मेरी दादी माँ का होना नौजवान और सुंदर, द थॉट, ये विचार वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, लगभग ऐसा था कि मतलब जिससे घृणा आए, घृणास्पद, मन में घृणा पैदा करने वाला। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स, वह मेरी दादी माँ ऑफन टोल्ड अस, अक्सर कहा करती थी हमें, ऑफ द गेम्स, उन गेम्स के बारे में, शी यूज टू प्ले, जो वो खेला करती थी एज ए चाइल्ड, जब बच्ची थी, बच्चे के तौर पे। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, वह लगता था काफ़ी एब्सर्ड, बड़ा एब्सर्ड का मतलब होता है बहुत ही अजीब, एब्सर्ड लगता था, बेतुका लगता था, एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, और अमर्यादित लगता था ऑन हर पार्ट, उनके लिए, उनके द्वारा। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स ही यूज्ड टू टेल अस। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, और ये लगता था बहुत ही बेतुका, एंड अनडिग्निफाइड, अनडिग्निफाइड का मतलब अमर्यादित लगता था, ऑन हर पार्ट, उनके द्वारा। मतलब वो बच्चा को इसलिए ये सब अच्छा नहीं लगता होगा, क्योंकि शायद हो सकता है बच्चा सोचता हो कि इतनी बूढ़ी हैं, ये कैसे खेल सकती हैं, इनको तो खेलना नहीं चाहिए। परहैप्स दैट माइट बी द रीज़न, वो कारण हो सकता है। काफ़ी एब्सर्ड लगता था इस आदमी को, और अनडिग्निफाइड लगता था उनके पार्ट पर। एंड वी ट्रीटेड इट, और हम लोग इसको ट्रीट करते थे, मतलब जो कहानी करती थी हमें, एक बताती थी कौन सा गेम्स खेलती थी वो, तो वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स, हम लोग इसको ट्रीट करते थे जैसे ये फेबल्स हों ऑफ द प्रॉफिट्स। देखिए, जो बड़े धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें पैगंबर लोगों ने कथाएं कही हैं, और कथाओं के माध्यम से नैतिक शिक्षा देने का काम करते हैं, तो हम लोग उसी तरह की ये नैतिक कथाओं की तरह इनको मानते थे। अब देखिए, इसमें कह रहा है कि
that seemed quite absurd and undignified on a part, and we treated it like the fables of the prophets he used to tell us. अब ही कहाँ से आ गया? प्रॉब्लम यह है कि अब तक तो दादी माँ बता रही हैं कि कौन सा गेम्स खेलती थी, अब यहाँ कह रहा है कि हम लोग मानते थे, ट्रीट करते थे, वो जो कहानी कहती थी उनको, इस चीज़ को लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स, पैगंबरों द्वारा जो नैतिक कहानियाँ कही जाती थी, शिक्षा दी जाती थी, नैतिक शिक्षा, उस तरह हम ट्रीट करते थे उसको. ही यूज्ड टू टेल अस, वो कहा करते थे ऐसा. ये बड़ा अजीब हो गया यहाँ. एनीवेज लेट अस लुक एट द क्वेश्चंस. आइए क्वेश्चंस देखते हैं क्या पूछना चाहता है. कहता है कि द मोस्ट अप्रोप्रिएट फैक्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, सबसे उचित फैक्ट क्या है, सेलेक्ट करना है. 4 ऑप्शन है, इनमें से सबसे उचित या मोस्ट अप्रोप्रिएट फैक्ट क्या है उसको सेलेक्ट करना है. द ऑथर एंड ग्रैंडमा लिव्ड फॉर 20 years. जो ऑथर लेखक है और जो ग्रैंडमा है लिव्ड, वो रहे फॉर 20 years साथ में. लिव्ड फॉर 20 years, साथ में तो कहीं नहीं लिखा है. लिव्ड फॉर 20 years, 20 साल वो जिए. ये सही हो सकता है क्योंकि ग्रैंडमा लाइक एवरीबडीज ग्रैंडमा वाज एन ओल्ड मैन. वो बता रहे हैं अपने दादी माँ के बारे में कि बूढ़ी थी, एंड शी हैड बीन ओल्ड, वो बूढ़ी थी, रिंकल्ड थी फॉर द 20 years, उन 20 वर्षों से, दैट आई हैड नोन हर, जब से मैं उन्हें जानता था. यानी 20 साल तक तो जाना ही है. तो एक सही कथन हो सकता है कि ऑथर और ग्रैंडमा लिव्ड फॉर 20 years, वो 20 वर्ष जिए. अब प्रॉब्लम इसमें यह है, ये जो भाषा लिखी है ना कि लिव्ड फॉर 20 years, कि दोनों 20 साल जिए, मतलब बूढ़ी जो दादी माँ है वो 20 साल बाद मर गई, लड़का भी 20 साल बाद मर गया. तो प्रॉब्लम है, मतलब ये ऐसा तो नहीं है कि 20 साल ही जिए वो लोग, तो इसमें प्रॉब्लम है. ग्रैंडमा वॉज 20 years old, और जो दादी थी वो 20 साल की थी, ये तो साफ साफ गलत है. द ऑथर वॉज 20 when grandma died. ऑथर जो था वो 20 साल का था when grandma died, जब दादी मरी. हालांकि इसमें कहीं नहीं लिखा गया है कि उसकी दादी माँ मर गई, लेकिन हम इसको इन्फर कर सकते हैं, अर्थ निकाल सकते हैं, क्योंकि ये कह रहा है कि मैं दादी माँ को जो पिछले 20 साल से जानता था, वो उन पिछले 20 सालों में वो बूढ़ी ही थी. इसका मतलब है कि 20 साल तक अगर अपनी ये दादी माँ को जाना, इसका मतलब है कि इन्फर कर सकते हैं, अर्थ लगा सकते हैं कि उसके बाद वो नहीं रही, मर गई. तो हम ये इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि ऑथर वॉज 20, ऑथर 20 साल का था व्हेन ग्रैंडमा डाइड. क्यों? क्योंकि 20 साल का था तभी तो पिछले 20 साल से अपने दादी माँ को जान रहा था. तो ये इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं. लेकिन चौथा ऑप्शन देखते हैं. द ऑथर वॉज 20 years old, जो लेखक था वो 20 वर्ष का था, व्हेन ही रोट द स्टोरी, जब वो स्टोरी लिखा. ये स्टोरी कब लिख रहा है, इसमें कहीं नहीं बात की गई है कि स्टोरी कब लिख रहा है. लेकिन हाँ, वो ये कह रहा है कि माई ग्रैंड माँ बूढ़ी थी, एंड शी हैड बीन ओल्ड, वो बूढ़ी थी फॉर द 20 years, उन 20 वर्षों से, दैट आई हैड नोन हर, जब से मैं उन्हें जानता था. इसका पक्का मतलब है कि 20 साल का जब हो गया ऑथर, तो दादी माँ मर गई, और पिछले 20 सालों में बूढ़ी बूढ़ी दिखी थी उसको. तो ये वाला ऑप्शन सही है. और ऑथर जो था 20 साल का था जब ये कहानी लिखा, ये तो नहीं, ये इसमें कहीं नहीं है कि 20 साल में स्टोरी लिख रहा है, बल्कि वो ये कह रहा है कि पिछले 20 सालों से जब से मैं दादी माँ को देख रहा हूँ वो बूढ़ी ही दिख रही हैं. तो जो इसमें एक इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं. इन्फर क्या होता है? किसी चीज़ को पढ़ के और सुन के अर्थ निकालना, इन्फर करना होता है. इन्फर वर्ब है, इसी से बना है इन्फ्रेंस. इन्फ्रेंस मतलब निकाला हुआ अर्थ, ये नाउन है. और जब आप पढ़ के और सुन के अर्थ निकालते हैं तब तो इन्फर करना है, इन्फ्रेंस हो गया. लेकिन जब आप खुद बोलते हैं या खुद लिखते हैं, बोलने या लिखने के दौरान क्या अर्थ देना चाहते हैं वो अर्थ रखना, उसके लिए वर्ड होता है इम्प्लाई. वर्ब है और इसका नाउन है इम्प्लीकेशन. तो जो जैसे आदमी कोई बोल रहा है या लिख रहा है तो हम उससे पूछते हैं व्हाट डू यू इम्प्लाई, आप क्या कहना चाहते हैं, आपका अर्थ क्या है. तो वाइल राइटिंग और स्पीकिंग, व्हाट यू मीन, जो आप मीन करते हैं वो इम्प्लाई है, इम्प्लीकेशन है. और पढ़ के सुन के, व्हेन यू लिसन टू समथिंग, व्हेन यू रीड समथिंग एंड देन यू इन्फर समथिंग फ्रॉम इट, उससे कोई अर्थ निकालते हैं, वो इन्फ्रेंस होता है. तो ये इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि ऑथर 20 साल का था जब उसकी ग्रैंडमा मर गई. ठीक है. ऑल राइट. कह रहा है एक दूसरा क्वेश्चन है कि सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन पैसेज.
इस पैसेज के लिए अप्रोप्रिएट टाइटल क्या हो सकता है? द ग्रैंड चिल्ड्रन, नाती पोते। इसमें नाती पोतों पर तो विशेष बात लिखी नहीं गई है, तो ये तो नहीं हो सकता है। माई ग्रैंड फादर, मेरे दादाजी। भाई इसमें दादी की भी बात हो रही है, दादाजी की बात हो रही है, और दादाजी की बात हुई है, वो कैसे दिखते थे, उनका फोटो टंगा हुआ था, देख के लगता था बड़े बूढ़े आदमी हैं, पर ज़्यादातर बात तो दादी जी के बारे में हो रहा है। तो सिर्फ ये कहना कि माई ग्रैंड फादर, मेरे दादाजी, ये उचित नहीं लग रहा है। ग्रैंड मदर्स, दादी माएँ, जितनी भी दादियाँ माँ होती हैं उन पर ये लिखा गया है, नहीं। माई ग्रैंड मदर ये हो सकता है। क्यों हो सकता है माई ग्रैंड मदर, क्यों नहीं हो सकता माई ग्रैंड फादर? आप कहेंगे कि सर इसमें तो ग्रैंड फादर के बारे में भी कुछ लिखा गया है, तो एक्चुअली ये ग्रैंड मदर के बारे में ज़्यादा चीज़ लिखा गया है। ग्रैंड मदर की कहानी कहते कहते ही ग्रैंड फादर आ जा रहे हैं, क्योंकि ग्रैंड मदर की कहानी कह रहे हैं तो उनके हस्बैंड की चर्चा होने लगी, और उनके हस्बैंड यानी मेरे ग्रैंड फादर हैं। तो ग्रैंड फादर सेकेंडरी फैक्ट है, प्राइमरी फैक्ट जो है या प्राइमरी डिस्क्रिप्शन जिसके बारे में, वो ग्रैंड मदर के बारे में। तो जो अप्रोप्रिएट पैसेज के लिए टाइटल हो सकता है वो माई ग्रैंड मदर हो सकता है, मेरी दादी माँ। अगला क्वेश्चन है, एंटोनिम क्या होगा इस वर्ड का? रिवोल्टिंग। रिवोल्टिंग मतलब होता है घृणास्पद। अब इसका एंटोनिम क्या होगा, है ना? अट्रैक्टिव, आकर्षक। अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट मतलब घृणास्पद, खराब। रिबेल मतलब होता है विद्रोह कर देना, और या विद्रोही। पीस मतलब शांति। तो रिवोल्टिंग एडजेक्टिव है, रिवोल्टिंग मतलब घृणास्पद, अट्रैक्टिव हो जाएगा। अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक। अब इस पे क्वेश्चन है अगला, द ऑथर लुक्ड अपॉन हिज ग्रैंड मदर। ऑथर देखता था अपने ग्रैंड मदर या दादी को एज एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी महिला के तौर पे, लाइक एवरी ग्रैंड मदर, जैसे कि हर ग्रैंड मदर को, जैसे कि हर ग्रैंड मदर होती हैं, है ना, वो अपने ग्रैंड मदर को देखता था एक बूढ़ी महिला के तौर पे। एक करना क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्फरेंस ड्रॉन फ्रॉम द पैसेज। जो सबसे उचित इन्फरेंस है, अर्थ निकालना, ड्रॉ जो निकाला जा सकता है फ्रॉम द पैसेज, वो क्या है? पीपल सेड दैट, लोग कहते थे कि द ग्रैंड मदर वॉज प्रिटी, कि ग्रैंड मदर उसकी प्रिटी थी। हाँ ये बात तो सही है। ग्रैंड मदर हैड अ हस्बैंड। अच्छा एक बात मैं बताऊं, लोग कहते थे, पीपल सेड दैट द ग्रैंड मदर वॉज प्रिटी, ग्रैंड मदर प्रिटी थी। इसका अर्थ समझना बड़ा मजेदार चीज है। जब लोग कहते थे उस समय दादी माँ प्रिटी थी, सुंदर थी, लेकिन ऐसा है नहीं। लोग कहते थे दैट ग्रैंड मदर हैड बिन प्रिटी, प्रिटी रह चुकी थी, सुंदर रह चुकी थी एक समय। उस समय प्रिटी नहीं थी जिस समय लोग कह रहे थे, बल्कि जब लोग कह रहे थे, वो कह रहे थे पीछे के बारे में कि शी हैड बिन प्रिटी, कि किसी समय वो प्रिटी रह चुकी थी, सुंदर रह चुकी थी। तो ये कहना कि पीपल कहते थे दैट ग्रैंड मदर वॉज प्रिटी, ये गलत है। लोग कहते थे कि ग्रैंड मदर प्रिटी हैं, इसका अर्थ ये हो गया, क्योंकि जिस समय लोग कह रहे हैं उस समय वो प्रिटी हैं, सुंदर हैं, ऐसी बात नहीं है। ग्रैंड मदर हैड अ हस्बैंड, ग्रैंड मदर के हस्बैंड थे, ये तो सही है। ग्रैंड मदर लव्ड, ग्रैंड मदर को पसंद था टू टॉक ऑफ अ चाइल्डहुड, अपने चाइल्डहुड के बारे में बात करने के लिए। तो कह रहा है कि द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्फ्रेंस ड्रॉन फ्रॉम द पैसेज, ग्रैंड मदर को पसंद था अपने चाइल्डहुड के बारे में बात करने के लिए, कहीं लिखा नहीं हुआ है, क्योंकि केवल इतना ही लिखा हुआ है कि शी ऑफन टोल्ड अस, वो अक्सर कहती थी हमें, ऑफ द गेम्स, उन खेलों के बारे में, शी यूज्ड टू प्ले, जो वो खेला करती थी एज ए चाइल्ड, एक बच्चे के तौर पे। पर ये कहानी वो कहती थी कि वो कौन से गेम्स खेलती थी, लेकिन ये कहना कि ग्रैंड मदर लव टू टॉक, उनको बहुत पसंद था बातचीत करना ऑफ हर चाइल्डहुड, अपने बचपन के लिए बारे में। वो बताती थी कौन सा गेम खेलते थे, बचपन के बारे में बताने में उनको बहुत अच्छा लगता था, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो इसमें जो सबसे अनडिनाइबल फैक्ट है, ये जो ऊपर वाला लिखा है कि ऑथर लुक्ड अपॉन हिज ग्रैंड मदर, ऑथर देखता था अपने ग्रैंड मदर को एज एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी महिला के तौर पे, लाइक एवरी ग्रैंड मदर, जैसे कि हर ग्रैंड मदर होती हैं। ये लुक्ड अपॉन, इससे प्रॉब्लम है।
लुक ऑन या लुक अपन मतलब कंसीडर करना, बिलीव करना, कि ऑथर कंसीडर करता था अपनी ग्रैंड मदर को एक बूढ़ी महिला के तौर पे मानता था, लाइक एवरी ग्रैंड मदर। ये कोई मतलब नहीं समझ में आया कि ऑथर मानता था अपने ग्रैंड मदर को एज एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी महिला के तौर पे। अरे बूढ़ी ऑलरेडी थी, मानता क्या था? तो कौन सा इन्फ्रेंस है, मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं इस पैसेज से, वो ये ग्रैंड मदर हैड अ हस्बैंड। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग कहते थे, पीपल सेड, लोग कहते थे दैट शी वंस हैड बिन यंग एंड प्रिटी, एक समय वो कम उम्र की थी, सुंदर थी, एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और यहाँ तक कि उनके एक हस्बैंड थे, बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन उस पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल था। तो ग्रैंड मदर हैड अ हस्बैंड, ग्रैंड मदर के पति थे, ये कहना श्योरिटी से संभव नहीं है, क्योंकि ये बात लोग कहा करते थे, लेकिन इसको विश्वास नहीं होता था ऑथर को। हाँ, चलिए एक ऐसे में फिर तो यही एक ऑप्शन हो सकता है कि द ऑथर लुक्ड अपॉन हिज ग्रैंड मदर, ऑथर जो है देखता था अपने ग्रैंड मदर को एज एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी महिला के तौर पे, लाइक एवरी ग्रैंड मदर, जैसे कि हर दादी माँ होती हैं। ऐसे में यही उलुल जुलुल फैक्ट एक सही हो सकता है। बाकी ग्रैंड मदर हैड अ हस्बैंड, वो कह रहा है कि इट वॉज हार्ड टू बिलीव, इस पर विश्वास करना मुश्किल था। तो हम कैसे कहते हैं कि ग्रैंड मदर का हस्बैंड था ही, है ना, क्योंकि खुद ही कह रहा है कि इसमें विश्वास नहीं होता था, ऑथर ऐसा कह रहा है। और ग्रैंड मदर ने को पसंद था अपने कहानियाँ कहना, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। वो अक्सर कहती थी, बट पसंद था कहना, अपने चाइल्डहुड के बारे में बताना। इट हैज़ नॉट बिन रिटन एनीवेयर, कहीं नहीं लिखा गया है। तो एक इन्फ्रेंस जो साफ साफ दिख रहा है वो यही है कि ऑथर अपने दादी माँ को बुढ़िया मानता था, एज एन ओल्ड वुमेन मानता था, लाइक एवरी ग्रैंड मदर, हर ग्रैंड मदर की तरह। यह सवाल बड़ा अजीब है। अब देखिए, इसमें आपको जम्बल्ड सेंटेंसेस हैं 4 ABCD, उनका करेक्ट सीक्वेंस आपको बनाना है। अब देखिए क्या है, आप अभी जो ये पढ़े, आप इसकी तैयारी कैसे करते हैं, आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल को कैसे बेटर कर सकते हैं, तो उसका तरीका होता है, आप रीडिंग खूब करिए, लेकिन रीडिंग तक सीमित मत रखिए। जो आप पढ़ रहे हैं उस आर्टिकल को लिखने या बोलने की कोशिश करिए, रीराइट करिए, रीस्टेट करिए। जब आप उस आर्टिकल को जिसको आप पढ़ रहे हैं रीराइट या रीस्टेट करेंगे, तो आपकी इंग्लिश में डेप्थ बहुत बढ़ेगी, बहुत गहराई बढ़ेगी। ठीक है, किसी चीज़ को पढ़ने के बाद अगर आप उसको बोलें या उसको जब आप लिखें, तो एक ऑथर की तरह सोचना शुरू करते हैं आप, तो ऑथर मेंटालिटी डेवलप होती है। और वो ऑथर मेंटालिटी बहुत काम आती है जब आप क्लोज पैसेजेस करते हैं या पैरा जंबल वाले क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि ये जो पैरा जंबल है, एक पैराग्राफ के 4 सेंटेंसेस को जंबल कर दिया गया है, इधर उधर अव्यवस्थित कर दिया गया है ना, उसका सीक्वेंस बिगाड़ दिया गया है। तो ऑथर ने इन सेंटेंसेस को जब लिखा होगा तो एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिखा होगा कि कौन आगे कौन पीछे। तो जब आप ऑथर मेंटालिटी डेवलप कर लेते हैं तो आपको भी मालूम चल जाता है कि ये जो सेंटेंसेस हैं, सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन हैं, इनका प्रॉपर सीक्वेंस क्या होगा। तो आप खूब रीडिंग करिए। आपको बार बार मैं कहता हूँ कि हिंदी में नहीं पढ़ना है GS, या पंजाबी उर्दू बंगाली में नहीं पढ़ना है, उड़िया में नहीं पढ़ना है। आप जो भी पढ़ें GS वो इंग्लिश में पढ़ें। इंग्लिश नेचुरलाइज होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं। तो पैरा जंबल का प्रैक्टिस करने से कोई स्कोर नहीं बढ़ेगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि आप रीडिंग कुछ करिए, उस रीडिंग करे हुए पैसेज को बोलने लिखने की कोशिश करिए, उससे हेल्प मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो वोकैब बूस्टर एक्सरसाइज है मैं जो करवाता था एडिटोरियल पे बेस्ड, वोकैब बूस्टर एक्सरसाइज करिए, द मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज है ना, वो जादुई एक्सरसाइज है, मैजिकल एक्सरसाइज है, उसको करिए तो 50 दिन में स्कोर आपका, है ना, ऑलमोस्ट 50% भी बढ़ सकता है, जिस तरह का आप पेपर है उसके हिसाब से। तो रोड एक्सीडेंट्स हैव बिकम वेरी कॉमन इन इंडिया। रोड एक्सीडेंट्स हो गए हैं बहुत कॉमन चीज़ इंडिया में। कंडीशन ऑफ रोड्स इन इंडिया, भारत में जो रोड की कंडीशंस हैं, कंडीशन ऑफ रोड्स, सड़कों का जो हालत है इंडिया में, इस पैथेटिक, बहुत बेकार है। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स, बढ़ती हुई
संख्या गाड़ियों की, है ना, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स लीव्स लिटिल स्पेस ऑन रोड्स, बहुत ना के बराबर स्पेस छोड़ता है सड़कों पे। रोड्स आर नैरो, सड़कें हैं बहुत पतली, एंड रिमेन कंजेस्टेड, कंजेस्टेड रहती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, अधिकांश समय। देखिए एक बार अगर आप ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन डी हो नहीं सकता है, ए बी सी, इसी में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। अब इसमें से अगर प्रॉपर सीक्वेंस लगाएं तो देखिए लिख रहा है कि इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स, गाड़ियों की बढ़ती संख्या लिव्स लिटिल स्पेस, कोई जगह नहीं छोड़ता रोड्स पे। रोड्स आर नैरो एंड रिमेन कंजेस्टेड मोस्ट ऑफ द टाइम, सड़कें जो है नैरो हैं और कंजेस्टेड रहती हैं अधिकांश समय। सी और डी एक साथ होगा, या तो पहले डी हो फिर सी, या पहले सी हो बाद में डी हो, है ना। पहले डी ही करते हैं कि रोड्स नैरो हैं, पतले हैं, कंजेस्टेड रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। फिर सी लिखते हैं कि इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स जो हैं लिव्स लिटिल स्पेस, और बढ़ती हुई जो गाड़ियों की संख्या है वो कम जगह, ना के बराबर जगह छोड़ती है सड़कों पे। सबसे पहले देखिए कंडीशन ऑफ रोड्स इन इंडिया इज़ पैथेटिक, सड़कों की हालत इंडिया में पैथेटिक है, बहुत ख़राब है। बी के बाद आप आ सकते हैं कि हालत ख़राब है सड़कों की, किस मायने में, तो इस मायने में कि रोड्स नैरो हैं, पतले हैं, रिमेन कंजेस्टेड, जाम रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, अधिकांश समय। क्यों जाम रहते हैं? क्योंकि इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स, गाड़ियों की बढ़ती संख्या, लिव्स लिटिल स्पेस, कोई जगह छोड़ती नहीं सड़कों पे। फिर लास्ट में आप लिख सकते हैं कि रोड एक्सीडेंट्स हैव बिकम, रोड एक्सीडेंट्स बन गए हैं वेरी कॉमन इंडिया। या तो लास्ट में कर सकते हैं या इस लाइन से शुरू भी कर सकते हैं, क्योंकि जो रोड एक्सीडेंट्स हो गए हैं बहुत कॉमन इंडिया में, ये ऐसा सेंटेंस है जो इनसे बहुत दूर है ना, इस जो लाइन ऑफ आर्गूमेंट है उसमें सेट नहीं होता है। तो या तो सेंटेंस से पहला हो सकता है ये, या लास्ट वाला हो सकता है। पर बी डी सी ए हो सकता है, या ए बी डी सी हो सकता है। ए बी डी सी है नहीं, बी डी सी है, यानी ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, सेकेंड वाला ऑप्शन, दैट्स करेक्ट। ठीक है जी, आज लेट हो गए, मतलब बेसिकली क्लास जो शुरू होने वाला था 3 to 4, बट आज पहला दिन था तो सेटिंग वेटिंग करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, सो आई गॉट लेट। तो लाइव क्लास का टाइमिंग है 3 to 4, पर ये पेड बैच है एक्चुअली, है ना, ये पेड प्रैक्टिस बैच है। इसके कुछ सेशंस इनिशियल, मतलब शुरुआती 2-3-4 सेशंस जो हैं या लेक्चर्स फ्री में रहेंगे, बाकी के लिए आपको ख़रीदना पड़ेगा इसको। पैराजंबल बेस्ट क्वेश्चन है, फिर से एक बार ऑप्शन अगर आप देखें तो कुछ सहूलियत मिलती है। सो इट गिव्स यू अ क्लू, इट गिव्स यू सम इम्पोर्टेंट हिंट। जैसे अगर आप ऑप्शन देखें तो या तो ए या नहीं तो बी, यही पहला सेंटेंस हो सकता है। तो ऐसा करते हैं, पहले ए और बी देख ही लेते हैं सेंटेंस। द टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड हैज़ इंक्रीज्ड, दुनिया का तापमान बढ़ गया है। रिजल्टिंग इन ग्लोबल वार्मिंग, परिणत होते हुए ग्लोबल वार्मिंग के रूप में, ग्लोबल वार्मिंग के रूप में परिणत होते हुए टेम्परेचर दुनिया का बढ़ गया है। बी क्या है? द मेल्टिंग ऑफ द आइस कैप्स, जो आइस कैप्स हैं, बर्फ़ की चोटियाँ हैं, उनका मेल्टिंग विल इंक्रीज, बढ़ा देगा द सी लेवल, समुद्र का जो लेवल है समुद्र तल को, देयर बाय ड्राउनिंग, जिसके द्वारा ड्राउनिंग, डुबाते हुए, मेनी आइलैंड्स, कई द्वीपों को, एंड कोस्टल रीजन्स, तटीय क्षेत्रों को, और इस तरह से कई क्षेत्रों को दबा देगा। द इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ कार्बन एमिशन, जो बढ़ा हुआ मात्रा है कार्बन एमिशन का, कार्बन उत्सर्जन का, इज कंसीडर्ड, ये माना जाता है एज द रीजन, कारण के तौर पर, बिहाइंड ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के पीछे। तो ए से जुड़ता चला आ रहा है सी, क्योंकि ए में कह रहा है टेम्परेचर दुनिया का बढ़ गया है, ग्लोबल वार्मिंग हो गया है, और उसका कारण क्या है कि इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ कार्बन एमिशन को माना जा रहा है एज द रीजन बिहाइंड ग्लोबल वार्मिंग, ये ग्लोबल वार्मिंग के पीछे कारण है। डी है द इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर, जो बढ़ोतरी है ग्लोबल टेम्परेचर में, इज मेल्टिंग, वो पिघला रहा है, द पोलर आइस कैप्स, जो पोलर आइस कैप्स हैं, ध्रुवों पर जो बर्फ़ की चोटियाँ, उनको पिघला रहा है। अब देखिए डी से बी जुड़ रहा है,
तो डी से बी जुड़ रहा है और ए से सी जुड़ रहा है। तो ए से सी जुड़ रहा है, डी से बी जुड़ रहा है। तो देखिए तो ए सी डी बी ये वाला सेंटेंस, ए सी डी बी है ना, ए सी डी बी, दैट्स करेक्ट। पहले ए हो जाएगा कि टेम्परेचर दुनिया का बढ़ गया है, ग्लोबल वार्मिंग हो गया है। फिर सी में बोलेगा कि कार्बन एमिशन में बढ़ोतरी को माना जा रहा है कारण ग्लोबल वार्मिंग के पीछे। फिर डी, जो ग्लोबल टेम्परेचर में बढ़ोतरी है वो पोलर आइस कैप्स को पिघला रहा है। और बी, और ये जो मेल्टिंग है आइस कैप्स का जो पिघलना है ये बढ़ा देगा सी लेवल को, उसके द्वारा डुबा देगा कई आइलैंड्स को और कोस्टल रीजन्स को, तटीय क्षेत्रों को। सो ए सी डी बी इज द राइट आंसर। ऑल राइट, ये सही आपने कहा कि सर पहले आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज दे दीजिएगा, हम लोग करेंगे, फिर आप उसे सॉल्व कराइएगा, दैट्स फाइन। अभी अभी ग्रुप बनेगा है ना, ये पेड बैच है, पेड बैच का एक ग्रुप बनेगा प्रैक्टिस बैच का। तो जब ये टेलीग्राम ग्रुप बन जाएगा तो उसमें मैं आपको पहले से ही जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस हैं या ये सारे क्वेश्चंस मैं पहले ही दे दूंगा, पर काफ़ी सारे सवाल मैं पहले ही दे दूंगा, वो आप करिएगा पहले, और फिर मैं जब यहाँ सॉल्व कराऊंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपका सजेशन सही है। देन अ नर्स एंड अ डॉक्टर केम, फिर एक नर्स और एक डॉक्टर आए। ये पहला सेंटेंस हो ही नहीं सकता, पर फिर भी पढ़ लेते हैं। आफ्टर द टेरिबल एक्सीडेंट, उस भयंकर एक्सीडेंट के बाद, अ कार टुक रमन टू द हॉस्पिटल, एक कार लेके गई रमन को हॉस्पिटल। द टू मैन कैरिड हिम, उन दोनों लोगों ने कैरी किया उसे, टू अ बेड, एक बेड पर, एंड पुट हिम और उसको डाल दिया इन इट, उसमें, केयरफुली, आराम से। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, आफ्टर द टेरिबल एक्सीडेंट, उस भयंकर एक्सीडेंट के बाद एक कार टुक रमन को ले गई टू द हॉस्पिटल में, वहाँ। देन ए नर्स एंड अ डॉक्टर केम, एक नर्स और एक डॉक्टर आए। द टू, और दोनों, मैन कैरिड हिम, दोनों लोगों ने उनको कैरी किया, टू अ बेड, एक बेड पर, एंड पुट हिम इन इट, और उसको डाल दिया उसमें, केयरफुली, आराम से। तो सबसे पहले एक्सीडेंट हुआ, फिर रमन हॉस्पिटल गया, बी सी, नर्स और डॉक्टर आए, ए, फिर दोनों ने उसे लेटा दिया बेड में। तो बी सी ए डी, BCAD होना चाहिए था, BC, तो होना तो चाहिए था BCAD, लेकिन अगर ये नहीं है तो ऐसे में BCD ये करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। तो होना चाहिए BCAD, बट ऑप्शन में नहीं है, तो BCD ये मजबूरी में करना पड़ेगा। फिर से पैरा जंबल बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन देखने पर ये पता चल रहा है कि या तो पहला सेंटेंस ए होगा या बी होगा, तो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट क्लू। एक बार ना जब भी PQRS का क्वेश्चन और पैसेज का क्वेश्चन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड पैसेज का क्वेश्चन करते हुए केवल क्वेश्चन एक बार देख लेना चाहिए, मतलब इनका ऑप्शन देख लेना चाहिए, पैरा जंबलिंग वाला ऑप्शन एक बार देख लेना चाहिए करने के पहले, हेल्पफुल रहता है। और दूसरा क्या करना चाहिए कि जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज कर रहे हैं तो पहले उसमें क्वेश्चन देख लेना चाहिए, ऑप्शन नहीं देखना चाहिए उसका, केवल क्वेश्चन देख लेना चाहिए क्या है। इससे जल्दी से होता है, क्योंकि अगर पहले क्वेश्चन देख लेंगे तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हुए उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे शुरू से ही आप।
इसमें हमने ऑप्शन देख लिया तो ये दिमाग में आ गया कि या तो पहला सेंटेंस ए होगा नहीं तो बी होगा, तो ये हेल्पफुल रहेगा इसको आगे सीक्वेंसिंग करने में। व्हेन फेस्ड विद अनसर्टेनिटी, जब उनका सामना हुआ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता से, तो ह्यूमंस लुक आउट फॉर द एक्शन ऑफ अदर्स and become a victim of ineffective rational thinking during compelling confusing situations। जब अनसर्टेनिटी अनिश्चितता से सामना होता है तो ह्यूमंस लुक आउट फॉर द एक्शन ऑफ अदर्स, तो आदमी दूसरे के एक्शंस को देखता है एंड बिकम अ विक्टिम, विक्टिम हो जाता है, पीड़ित हो जाता है ऑफ इनइफेक्टिव रैशनल थिंकिंग। इनइफेक्टिव ऐसा रैशनल थिंकिंग जो इफेक्टिव नहीं होता है उसका शिकार हो जाता है ड्यूरिंग कंपेलिंग कन्फ्यूजिंग सिचुएशंस, जहाँ मजबूरी होता है, कन्फ्यूजिंग सिचुएशंस होता है उस दौरान। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, अब ये ए के बाद बी नहीं हो सकता, अकॉर्डिंग टू उनके अनुसार, इन एन इमरजेंसी, इमरजेंसी में वी टेंड टू फॉरगेट, हमारी टेंडेंसी होती है भूल जाने की, दैट कि एवरीबडी एल्स ऑब्जर्विंग द इवेंट, कि हर दूसरा आदमी जो इस इवेंट को ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, इज ऑल्सो लाइकली टू बी लुकिंग आउट फॉर सोशल एविडेंस, कि वो भी देख रहा है सोशल एविडेंस। रॉबर्ट बी सियाल्डीनी एक्सप्लेन्स दिस रिएक्शन, वो समझाते हैं इस रिएक्शन को विद अ साइकोलॉजिकल फिनोमिनन, एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन, एक मनोवैज्ञानिक गतिविधि या प्रक्रिया से, कॉल्ड प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस, जिसको प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस का नाम देते हैं। सिंस वी ऑल प्रिफर टू अपीयर पोज्ड एंड अनफ्लस्टर्ड, अब देखिए रॉबर्ट बी सियाल्डीनी एक्सप्लेन करते हैं इस रिएक्शन को एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन से जिसका नाम उन्होंने प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस रखा है। ये है, इसी को ये नाम देते हैं, ये एक कह सकते हैं, ये दो कह सकते हैं, है ना। अब ये जो लिखा था कि अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, यानी ये जो रॉबर्ट बी सियाल्डीनी है, अकॉर्डिंग टू उनके अनुसार, इमरजेंसी में हमारी हम टेंडेंसी होती है, हम भूल जाते हैं दैट एवरीबडी एल्स, हर आदमी ऑब्जर्व कर रहा है जो इवेंट, इज ऑल्सो लाइकली टू बी लुकिंग आउट, उसका भी संभावना है कि वो देख रहा होगा फॉर सोशल एविडेंस। सिंस वी ऑल प्रिफर, चूँकि हम सब लोग प्रीफर करते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं, टू अपीयर पॉइज्ड, कि हम दिखें शांत एंड अनफ्लस्टर्ड, अनफ्लस्टर्ड मतलब घबराए हुए नहीं, अमॉन्ग अदर्स, दूसरों में, वी आर लाइकली टू सर्च फॉर आंसर्स, तो संभावित है कि हम सर्च कर रहे हैं आंसर्स के लिए प्लेसिडली, शांतिपूर्वक, विद ब्रीफ कमोफ्लाज्ड ग्लांस सैट दोज अराउंड अस, वी आर लाइकली टू सर्च फॉर आंसर्स प्लेसिडली, कि हम लोग संभावित है कि आंसर्स ढूंढेंगे बहुत शांति से, विद ब्रीफ कमोफ्लाज्ड ग्लांस, कि थोड़े थोड़े समय पे हम लोग छुपा छुपा के ग्लांस या इधर उधर नज़र फेरेंगे, सेट अराउंड अस, जो हमारे आसपास है उनको देख करके आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले होगा ए, फिर सी होगा, और ए सी बी डी एक ही ऑप्शन है, और ये सही भी ऑप्शन है, क्योंकि ए में कह रहा है कि ह्यूमंस जब अनसर्टेनिटी फेस करते हैं तो ह्यूमंस क्या करते हैं, तो दूसरों के एक्शन देखने लगते हैं, एंड बिकम अ विक्टिम ऑफ इनइफेक्टिव रैशनल थिंकिंग ड्यूरिंग कंपेलिंग कन्फ्यूजिंग सिचुएशंस, कंपेलिंग कन्फ्यूजिंग सिचुएशंस में वो इनइफेक्टिव रैशनल थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। और रॉबर्ट बी सियाल्डीनी एक्सप्लेन करते हैं इस रिएक्शन को एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन से समझाते हैं कि, और उसका नाम रखते हैं कि प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस है। फिर बी कि उनके अनुसार इमरजेंसी में हमारी टेंडेंसी होती है कि हम भूल जाते हैं दैट एवरीबडी एल्स ऑब्जर्विंग द इवेंट, कि हर आदमी जो इस इवेंट को ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, इज ऑल्सो लाइकली टू बी लुकिंग आउट फॉर सोशल एविडेंस, वो भी सोशल एविडेंस, सामाजिक प्रमाण ढूंढ रहा है। सिंस वी ऑल प्रिफर टू अपीयर पॉइज्ड एंड अनफ्लस्टर्ड अमॉन्ग अदर्स, चूँकि हम सब लोग पसंद करते हैं कि हम शांत दिखें, अनफ्लस्टर्ड दिखें, वी आर लाइकली टू सर्च फॉर आंसर्स प्लेसिडली, हम लोग आंसर्स, संभावित है कि हम लोग आंसर्स ढूंढ रहे होंगे शांतिपूर्वक, विद ब्रीफ कमफ्लाज ग्लांस, इधर उधर थोड़ा थोड़ा समय के लिए ग्लांस कर झलक मार ले रहे होंगे, सैट दोज अराउंड अस, ग्लांस सैट नहीं होगा, ग्लांस एट, उन पर, दोज अराउंड, एट दोज, उन लोगों के ऊपर, अराउंड अस जो हमारे आसपास रहते हैं। तो ACBD इज द राइट आंसर, है ना। बी से सेंटेंस शुरू होगा नहीं अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार। ए के बाद बी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, पहले तो वो आदमी पता चले तब ना अकॉर्डिंग टू हिम बोल सकते हैं,
पहले उस आदमी की चर्चा हो, यानी रॉबर्ट बी सियाल्डियानी की पहले चर्चा होगी तब भी हो सकता है। शी शॉट द मूवी ऑन द वाइडेस्ट कैनवस पॉसिबल। ये इस बार ये सब सवाल जो मैं अभी आपको ये दिखा रहा हूँ ये मेंस में पूछे गए हैं। ये अभी इस बार जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ सीजीएल का नए पैटर्न पे, उसके क्वेश्चंस हैं। शी शॉट द मूवी ऑन द वाइडेस्ट कैनवस पॉसिबल। उसने मूवी शॉट किया बहुत बड़े कैनवस पे, यूजिंग द सेम काइंड ऑफ इक्विपमेंट, इस्तेमाल करते वही तरह का इक्विपमेंट दैट कैप्चर्ड स्टार वॉर्स, जिस इक्विपमेंट ने कैप्चर किया था स्टार वॉर्स फिल्म को, लैंडस्केप्स को, एंड अप्लाइड अ म्यूटेड कलर ग्रेडिंग टू एवरी फ्रेम। उन्होंने अप्लाई किया एक म्यूटेड कलर, धीमा कलर, एक म्यूटेड कलर ग्रेडिंग का इस्तेमाल किया टू एवरी फ्रेम, हर फ्रेम में। शी सेड लास्ट ईयर, उन्होंने लास्ट ईयर कहा दैट शी वांटेड, ऑप्शन देखें तो या तो डी होगा पहला ऑप्शन, नहीं तो सी होगा। शी सेड लास्ट ईयर, उन्होंने लास्ट ईयर कहा दैट शी वांटेड, वो चाहती थी दी एंसेंबल फिल्म, इस एंसेंबल फिल्म को टू लुक लाइक अ फेडेड पोस्ट कार्ड, वो फेडेड जिसका रंग उड़ गया वैसे पोस्ट कार्ड की तरह दिखे। पॉली लेंड्स द सेंट्रल कन्वर्सेशन ऑफ विजुअल ग्रेविटास, पॉली देती हैं इसके सेंट्रल कन्वर्सेशन या मुख्य बातचीत को एक विजुअल ग्रेविटास, एक भारीपन देखती है। नॉर्मली रिजर्व फॉर एपिक्स, जो नॉर्मली देखने को मिलता है एपिक्स में, महाकाव्यों में। वुमेन टॉकिंग एडाप्टेड बाय द राइटर, वुमेन टॉकिंग देखिए डब्ल्यू कैपिटल है, डब्ल्यू और टी भी कैपिटल है, यानी एक फिल्म का नाम है, प्रॉपर नाउन है। वुमेन टॉकिंग एडाप्टेड बाय द राइटर डायरेक्टर सारा पोली, जिसको फिल्म के रूप में अपना दिया गया राइटर डायरेक्टर सारा पोली द्वारा, फ्रॉम मीरियम ट्रोज 2018 नॉवल, उनके इस नॉवल से। इस वाइब्रेंट सिनेमा एक वाइब्रेंट सिनेमा है, पता चल गया कि डी ही पहला है, ठीक है, डी पहला होगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं रहेगा, डी पहला होगा। उसके बाद शी शॉट द मूवी, she said last year that she wanted the ensemble film to look like a faded postcard, वो उन्होंने पिछले साल कहा कि वो चाहती थी ये ensemble फिल्म दिखे एक faded postcard की तरह। she shot the movie on the widest canvas possible using the same kind of equipment that captured Star Wars landscapes and applied a muted color grading to every frame। तो D के बाद अगर हम A करें कि उन्होंने फिल्म कैसे शूट किया, पहले में कि ये फिल्म जो है राइटर डायरेक्टर सारा पोली ने एक नॉवेल से उठाया, एक वाइब्रेंट सिनेमा है, उन्होंने इस मूवी को वाइडेस्ट कैनवस पॉसिबल जो था उस पर शूट किया। तो अगर हम डी के बाद ए के लिए जाते हैं तो डी ए फिर बी सी, बी देखते हैं क्या है। शी सेड लास्ट ईयर, पिछले साल उन्होंने कहा कि शी वांटेड द एंसेंबल फिल्म टू लुक लाइक अ फेडेड पोस्ट कार्ड, कि वो एक फेडेड पोस्ट कार्ड की तरह दिखे। फिर सी पोली लेंड्स द सेंट्रल कन्वर्सेशन ऑफ विजुअल ग्रेविटास नॉर्मली रिजर्व फॉर एपिक्स। तो डी ए बी सी हो सकता है। डी के बाद अगर हम बी करें, शी सेड लास्ट ईयर दैट शी वांटेड द एंसेंबल फिल्म टू लुक लाइक अ फेडेड पोस्ट कार्ड। फिर सी, नहीं, बी के बाद तो सी नहीं होगा, बी के बाद सी नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। डी सी, ये देख लेते हैं कि डी ये फिल्म वाइब्रेंट सिनेमा है। फिर सी में पोली लेंस सेंट्रल कन्वर्सेशन है विजुअल ग्रेविटास, एक ऐसा विजुअल गंभीरता देती है जो इपिक्स में दिखता है ना, उसमें हर फ्रेम में एक थोड़ा सा फेडेड पोस्ट कार्ड जैसा एक म्यूटेड कलर का उन्होंने दिया है। फिर ए, शी शॉट द मूवी ऑन द वाइडेस्ट कैनवस। She said last year that she wanted the ensemble film to look like a faded postcard. तो डी सी ए बी ये सही दिख रहा है। क्यों सही दिख रहा है कि डी में पहले कह रहा है एक वाइब्रेंट सिनेमा है डी, फिर सी कह रहा है कि जो पोली हैं डायरेक्टर, वो सेंट्रल कन्वर्सेशन को एक ऐसा विजुअल ग्रेविटास देती है, देखने में ऐसी गंभीरता उसमें आती है जो नॉर्मली इपिक्स में दिखता है। फिर ए, उन्होंने फिल्म को वाइडेस्ट कैनवस जो पॉसिबल था उस पर शूट किया उन्हीं इक्विपमेंट से जिसने स्टार वॉर्स को कैप्चर किया था, एंड अप्लाइड अ म्यूटेड कलर
उन्होंने उसको म्यूटेड कलर दे दिया ताकि तभी तो उसमें विजुअल ग्रेविटास आया। फिर लास्ट में बी, और वो लास्ट ईयर बताई कि वो चाहती थी फिल्म को कि एक फेडेड पोस्ट कार्ड की तरह दिखे। ये ज़्यादा ऑप्शन सही लग रहा है ना। सो डी सी ए बी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ओके, ये टाइम लग रहा है, वाई? बिकॉज मैं आपको समझा रहा हूँ, पर जब आप खुद से पढ़ेंगे और फिर रैशनलाइज करने की कोशिश करेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, आप ऑप्शंस को डिस्काउंट नहीं कर सकते हैं। अब अगर आपको एकदम कभी कभी जैसे लगता है कि इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है, एकदम नेचुरल सीक्वेंस दिख जाता है, तो वहाँ तो आपको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ लूज सीक्वेंसिंग है, जैसे अभी लूज सीक्वेंसिंग चल रहा था, एकदम पक्का नहीं हो रहा था कि यही सीक्वेंसिंग होगा, वहाँ बाकी ऑप्शंस को भी ट्राई करके देखना चाहिए। अदरवाइज यू माइट मेक अ मिस्टेक, अदरवाइज गलती हो सकती है। ठीक है, फ्री में पढ़ लेने से या पढ़ा लेने से नौकरी नहीं होगी, है ना। गुरु दक्षिणा दिए बगैर मास्टर साहब से अगर डकैती करोगे, चोरी, तो कैसे होगा? What goes around comes around, जैसा बोते हैं वैसा पाते हैं ना। तो मेहनत करो, कुछ पैसा कमाओ, मास्टर जी को गुरु दक्षिणा दो। द मसाइज लिव इन, अब ये क्लोज पैसेज है, CLOZE, क्लोज पैसेज। इसमें बीच में गैप्स होंगे, उनको आपको ऑप्शन से भरना है। जैसे पहले वाले ब्लैंक के लिए ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, दैट, ए, देयर, सम, वैसे ही आगे अलग अलग गैप्स के लिए ऑप्शन मिलेंगे। द मसाइज लिव, एम कैपिटल है, यानी कोई प्रॉपर नाउन है, ये कोई ट्राइबल कम्युनिटी होगी, जनजातीय एक समुदाय होगा ये। तो जो मसाइज रहते हैं इन डैश, इन दैट, इन ए, इन देयर, इन सम वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अफ्रीका। तो मसाइज रहते हैं इन अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट, एक बहुत ही सुंदर हिस्से में अफ्रीका के। ऐसा लग सकता है, ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है दिल्ली, लेकिन हम एकदम आंसर श्योर नहीं कर रहे हैं, पर ये लग रहा है कि हाँ, कि ए सूटेबल सबसे ज़्यादा लग रहा है कि मसाई रहते हैं इन अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका की एक बहुत ही सुंदर जगह पे। दे लिव ऑन द वाइड प्लेन्स, वो रहते हैं ऑन द वाइड प्लेन्स, उन बहुत बड़े प्लेन्स या तराई मैदान क्षेत्रों में। इन सदर्न एंड नॉर्दर्न कीनिया, दक्षिणी और उत्तरी कीनिया में, एंड नॉर्दर्न तंजानिया, नॉर्दर्न तंजानिया में रहते हैं। द एरिया consists of miles of rolling grassland, या the area surrounds, measures, considers, consists of मतलब से मिलके बना होना। ये जो एरिया है consists of से मिलके बना है, क्या किससे मिलके बना है? miles of rolling grassland। rolling grassland का मतलब होता है कि grassland है जिसमें ऐसे है ग्रासलैंड, एकदम एक समान समतल तो नहीं है, रोल करता हुआ है, कहीं छोटा कहीं बड़ा, फिर छोटा फिर बड़ा, ऐसे करके घास की मैदान है। तो द एरिया डैश ऑफ माइल्स ऑफ रोलिंग ग्रासलैंड कंसिस्ट ऑफ, सही है, मना हुआ है मीलों रोलिंग ग्रासलैंड से, ऑन विच, जिस पे यू कैन फाइंड थॉर्नी बुशेस, आपको मिलेंगे थॉर्नी बुशेस, कांटेदार झाड़ियाँ मिलेंगी, एंड रॉकी हिल्स मिलेंगे आपको, है ना, चट्टान वाले पत्थर मिलेंगे, मतलब चट्टान वाले पहाड़ियाँ मिलेंगी, हिल्स। द पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लोग मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, अकॉर्डिंग टू द सीजन्स के अनुसार, ऋतुओं के हिसाब से। लुकिंग फॉर ग्रासेस एंड अदर प्लांट्स, ढूंढते हैं वो घास और दूसरी तरह के प्लांट्स। with which their cattle can graze, या at which, on which, by which, on which, जिस पे, on which their cattle can graze, जिस पे उनके मवेशी ग्रेज कर सकते हैं, चर सकते हैं। they have no permanent home, उनका कोई परमानेंट घर नहीं होता। when they want to settle in a place, जब वो चाहते हैं कहीं सेटल होना for some time, कुछ समय के लिए बसना चाहते हैं, they build a kind of camp, वो एक तरह का कैंप बनाते हैं, called a
मान्यता, जिसे मान्यता कहा जाता है, वेयर अ फ्यू फैमिलीज लिव, जहाँ कुछ परिवार रहते हैं, फॉर अ डैश वीक्स, फॉर अ लिटिल वीक्स, लीस्ट वीक्स, फ्यू वीक्स, फॉर अ फ्यू वीक्स, जहाँ कुछ वीक्स के लिए रहते हैं, हफ्तों के लिए, और मंथ्स, महीनों के लिए। देन दे मूव ऑन अगेन, फिर वो आगे फिर चल देते हैं। टेकिंग देयर फ्यू बिलोंगिंग्स, लेते हुए उनके ना के बराबर बिलोंगिंग, सामान, विद देम, अपने साथ। एंड बर्निंग द ओल्ड मैनेटा, पुराने घर को जलाते हुए, टू द ग्राउंड, जला के ज़मीन पे कर देते हैं। तो समझ में तो आ गया, जो ऑप्शन हमने टिक किया था वही है। कभी कभी क्या होता है ना कि कहानी आगे बढ़ते बढ़ते बदल जाती है, तो जो हम शुरू में ऑप्शन सोचे रहते हैं, कई बार वो बदलना पड़ता है। तो इसलिए मैं टेंटेटिवली आंसर लेके चल रहा था कि हाँ इसके ये आंसर होंगे, लेकिन फाइनली टिक नहीं कर रहा था। जब मैंने पूरी पढ़ ली तब मालूम चला कि हाँ कुछ आगे ट्विस्ट नहीं है स्टोरी में, आयरॉनिकल नहीं है। तो जो आंसर हमने पहले से डिटर्मिन करा था उसी को हमने टिक करके आगे बढ़ा। ठीक है, तो दैट्स इट। एग्ज़ाम फोड़ू ऐप जो है आप डाउनलोड कर लीजिए, है ना, और 50 लेशंस होने वाले हैं। 50 लेशंस होने वाले हैं, 50 लेक्चर्स, है ना, और कंप्लीट कवरेज हो जाएगा इंग्लिश का, कंप्लीट कवरेज ऑफ इंग्लिश। और इसकी पेड बैच है जिसकी फीस है 799, वैलिडिटी 6 मंथ्स है। आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपके पास हमेशा के लिए रहेगा, रिवीजन के काम में भी आएगा। डाउनलोडेबल PDFs होंगे, एंड यू कैन वॉच दिस वीडियोज एज मेनी टाइम्स एज यू वांट। आप जितनी बार देखना चाहते हैं देख सकते हैं। कुंदन सोनपुर वाला, कारे सोनपुरवा वाला कुंदनवा, चल ठीक बा। सो दैट्स इट, आई विल सी यू टुमारो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय। 3 से 4 टाइमिंग है, आज लेट हो गए थे, कल 3 बजे मिलेंगे। ओके बाय।